हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम इस लेक्चर में जैनिज्म और बुद्धिज्म को स्टडी करने वाले हैं। हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को शुरू करें उससे पहले हिस्ट्री के कुछ टाइमलाइन को देखते हैं। जैसे कि 3500 बीसी से 1500 बीसी की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी किया था। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, तब वैदिक एज शुरू हुआ। यानी 1500 बीसी से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोगों ने वैदिक एज कहा। अब हम लोग 600 बीसी के टाइम पीरियड को स्टडी करने वाले हैं। यानी ये जो दो रिलीजन है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये 6th सेंचुरी बीसी में फ्लरिश होता है। तो फ्रेंड्स, सवाल यह उठता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म 6th सेंचुरी में फ्लरिश किन कारणों की वजह से होता है। तो इसका जवाब यह है, इविल्स ऑफ लेटर वैदिक एज। इविल्स ऑफ लेटर वैदिक एज यानी लेटर वैदिक एज में जो बुराइयां उत्पन्न हो गई सोसाइटी में, उन कारणों की वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ। तो क्या क्या कारण थे फ्रेंड्स? उनमें सबसे पहला कारण था रिजिड वर्ना सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड में जो भी वर्ण सिस्टम था, हायरार्की जो डिवाइड था, वह वर्ग के आधार पर था। वही डिवीजन लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट के आधार पर हो गया। ब्राह्मण्स का और दूसरे वर्णों पर पूरी तरह से डोमिनेंस हो गया। इस डोमिनेंस से क्षत्रिय नाराज हो गए और इस डोमिनेंस को अपोज करने लगे। अगर हम बात करते हैं जैनिज्म, जिसके सबसे बड़े पायनियर महावीर है, अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म यानी गौतम बुद्ध, तो ये लोग भी क्षत्रिय क्लैन से ही बिलोंग करते थे। अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट कॉज के बारे में देखते हैं, तो वह है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो कैटल का लार्ज नंबर पर सेक्रीफाइस रिचुअल प्रैक्टिसेस में शुरू हो चुका था, वह भी लोगों को डिसकंटेनेंट यानी नाराज कर रहा था। क्यों? क्योंकि कैटल को लोग वेल्थ समझते थे। अगर हम तीसरे कॉज पे चलते हैं, तो वह है ट्रेड एंड क्वाइंस। जैसे जैसे ट्रेड फ्लरिश हुआ, वैसे वैसे जो थर्ड वर्ण थे, वैश्य, वे स्ट्रांग हुए। और जैसे ही यह वर्ण स्ट्रांग हुआ, यह इस रिलीजन को पैट्रोनेज देने लगा, पैसे देने लगा, मदद करने लगा। क्यों? ये अपने आप को सोसाइटी में अपलिफ्ट करना चाहते थे, डोमिनेंस को अपोज करना चाहते थे। अगर हम अगले कारण पर बात करते हैं, तो वो है अपील ऑफ न्यू रिलीजन। यानी ये जो दो नए रिलीजन आए थे, यह किसी कास्ट के बेसिस पर नहीं थे, इसलिए सभी कास्ट के लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर हम नेक्स्ट कॉज के बारे में बात करते हैं, तो वह है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जब भी समाज में आर्थिक इनइक्वालिटी होती है, तब जो इनइक्वल पीपल्स होते हैं, वो डिवोशन, एस्थेटिक लाइफ की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैनिज्म और बुद्धिज्म के राइज होने के कुछ कारणों का हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग जैनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैनिज्म वह रिलीजन है जो नॉन वायलेंस को प्रीच करता है। अगर हम इसके पायनियर्स की बात करते हैं, लीडर्स की बात करते हैं, तो इसके लीडर्स को तीर्थंकर का नाम दिया जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर
वे थे। इनमें जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वे ऋषभनाथ थे। इनको बुल के सिंबल से दर्शाया जाता है, यानी ऋषभनाथ सिंबलाइज्ड बाई अ बुल। अगर हम 23rd तीर्थंकर की बात करते हैं तो वह है पार्श्वनाथ। इनको सरपेंट हुड यानी सांप की जो हुड होती है उसे दर्शाया गया है। अगर हम आखिरी 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो वे थे वर्धमान महावीर, जिनको लायन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में इन 24 तीर्थंकर में से ये जो 3 इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, पहले 23rd एंड 24th, किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ इन तीर्थंकर को किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उस चीज को भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सिंबल को, इन नाम को आप अपने दिमाग में रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जैनिज्म में हम लोग ज्यादातर भगवान महावीर के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये फाइनल तीर्थंकर थे और इन्होंने जैनिज्म को लार्ज एरिया में स्प्रेड किया। तो फ्रेंड्स, भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वह कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली के नजदीक में है। कब हुआ था इनका जन्म? तो 599 से या 582 बीसी में हुआ था अप्रोक्सीमेटली। अगर हम बात करते हैं इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्था, जो कि क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। अगर हम इनकी मदर की बात करते हैं तो इनकी मां का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर का जो मैरिड हुआ था वह अशोधा जी से हुआ था। इनकी जो डॉटर थी वह प्रियदर्शना थी। ऐसा कहा गया है कि प्रियदर्शना का जो हस्बैंड थे वे जामली थे, और ये जामली जो थे भगवान महावीर के पहले डिसाइपल थे। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं। भगवान महावीर एट द एज ऑफ 30 अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद घर को छोड़ दिए। वे 12 साल तक बिहार में स्पिरिचुअल नॉलेज और इनलाइटमेंट के लिए भटकते रहे। 12 साल बाद उनको इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान मिलता है और उसको वो केवल जना कैवल्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यह उठता है कि कैवल्य क्या होता है? तो कैवल्य परफेक्ट नॉलेज को कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल लिबरेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, भगवान महावीर कहते हैं कि जो हमारा साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है, अगर हम उस पर विजय पा लेते हैं तो हम स्पिरिचुअली लिबरेट हो जाते हैं। जो डिवाइन है हम उसके साथ यूनाइट हो जाते हैं तो हम स्पिरिचुअली लिबरेट हो जाते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज से हमारा लगाव खत्म हो जाता है तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये जो मोक्ष शब्द है ये हिंदुइज्म शब्द है। वहीं पे कैवल्य जो शब्द है वो जैनिज्म का शब्द है, और इसी को बुद्धिज्म में निर्वाण का नाम दिया गया है, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे। फ्रेंड्स, एट द एज ऑफ 72 इन पावा नियर पटना इन 527 बीसी भगवान महावीर इस दुनिया से चले जाते हैं।
लेकिन उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो दी गई ज्ञान थी, वह रहती है। हम उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। तो जैनिज्म की जो सेंट्रल फिलॉसफी है, वह अहिंसा, परमो धर्म की बात करती है। यानी नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट ड्यूटी। नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट ड्यूटी। फ्रेंड्स, हम जैनिज्म के कुछ प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। तो जैनिज्म में कुल ये 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं। अगर हम एक एक प्रिंसिपल की बात करें तो इनमें सबसे पहला है नॉन इंजरी। फ्रेंड्स, इस प्रिंसिपल का मतलब है नहीं स्पीच से, नहीं माइंड से, नहीं एक्शन से। यानी हम किसी के बारे में उसको हर्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए नहीं दिमाग से सोच सकते हैं, नहीं मुंह से बोल सकते हैं, नहीं हम फिजिकली उस पर अटैक कर सकते हैं। यह पहला प्रिंसिपल जैनिज्म का यही बताता है। अगर हम दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वह है ट्रूथफुलनेस, यानी सत्य। यानी हम किसी को भी जाने बगैर उसके बारे में जो प्रीजुडाइज पहले से अवधारणा बना लेते हैं, वह गलत है, वह सत्य नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो तीसरा प्रिंसिपल है वह है नॉन स्टीलिंग। यानी जो हमारा नहीं है वो हमारा नहीं है, हम उसको अपना बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, हम उसको चुरा नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम चौथे प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वह है नॉन पोसेशन, अप्रिग्रह। नॉन पोसेशन कहने का मतलब जैनिज्म में यह कहा गया है कि हम किसी भी चीजों से लगाव ना रखें, यहां तक कि लोगों से भी लगाव ना रखें, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो पीपल हो, या कुछ भी हो। हम एक मॉन्क की तरह आजाद घूमे। अगर हम पांचवें प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वह है चेस्टिटी, यानी ब्रह्मचर्य। जैनिज्म में यह प्रिंसिपल कहता है कि एक जैन किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता। अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करे। अगर उसका बच्चा हो जाता है तो बच्चा होने के बाद फिजिकल रिलेशन ना रखे, वह अपने पार्टनर के प्रति फेथफुल रहे। यही चैस्टिटी डिस्कस करता है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे मूव करते हैं जैनिज्म में तो 3 ज्वेल्स की बात करते हैं, यानी त्रिरत्न की बात करते हैं। यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए भगवान महावीर ने, जैनिज्म ने 3 रत्नों की बात की है। उसमें सबसे पहला है राइट फैथ, सम्यक दर्शन। आप सही चीजों पर विश्वास करें, जो चीजें आपके आंखों के सामने हैं उन चीजों पर विश्वास करें, नहीं कि अंधविश्वास करें। जो दूसरी बात कही गई है वह है राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। यानी रियल नॉलेज की बात कर रहे हैं। अभी जो घटना हो रही है एट प्रेजेंट उन घटना को देखते हुए हम अपने आप को ज्ञानवानित करें। तीसरा जो बात है वह है राइट कंडक्ट। तो फ्रेंड्स, जैनिज्म में राइट कंडक्ट इन 5 कंडक्ट की बात करता है। यानी नॉन इंजरी, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोसेशन, चैस्टिटी।
अगर इन तीन रत्नों को, थ्री ज्वेल्स को एक व्यक्ति अपने लाइफ में फॉलो करता है, तब वह स्पिरिचुअली लिबरेट हो जाता है, यानी साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं जैनिज्म फिलॉसफी की, तो जैनिज्म जो वेदा का इनफेलिएबिलिटी है उसको रिजेक्ट करता है। इनफेलिएबिलिटी ऑफ वेदा का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? यानी वेदा एररलेस है, वेदा में कोई गलती नहीं है। इस बात को जैनिज्म रिजेक्ट करता है। जैनिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल को भी रिजेक्ट करता है। वह यह मानने से इनकार करता है कि कोई एक ऐसा सुपर नेचुरल चीज है जो सबको कंट्रोल करता है। वह इस बात को नहीं मानता है। भगवान महावीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का लिबरेट हो सकता है अपने कर्मों के आधार पर। यानी जैनिज्म जो है वह वर्क को सुप्रीम मानता है, न कि कास्ट को, न कि भाग्य को, न कि अंधविश्वास को। फ्रेंड्स, अगर हम आगे मूव करते हैं तो जैन की जो फिलॉसफी है, जैनिज्म की जो थीम है, उसको लिखा गया है लिटरेचर में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यह उठता है कि जो लिटरेचर कंपोज की गई है उसका लैंग्वेज क्या है? तो उसका लैंग्वेज है प्राकृतिक। प्राकृतिक एक वर्नाकुलर लैंग्वेज है। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज, जो कि लोग आसानी से समझ सकते थे। और जो लिटरेचर कंपोज हुआ उसको अंगाज के नाम से जाना गया, यानी जीन वाणी। अब तीर्थंकर्स, जो भी पायनियर्स थे जैनिज्म के, उनके वाणी को, उनके फिलॉसफी को कंपाइल कर दिया गया और उसको अंगाज कहा गया। अगर हम बात करते हैं मॉन्क भद्रबाहु की, तो इन्होंने निरुकृति को लिखा। अगर हम बात करते हैं कल्प सूत्र की, तो जैन मॉन्क्स की यह बायोग्राफी है। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और हम यह देखते हैं कि जैनिज्म कैसे विस्तार हुआ। तो जैनिज्म शुरू शुरू में मगध में और धीरे धीरे इंडिया के साउथ में, यानी शुरू शुरू में मगध बिहार में, उसके बाद इंडिया के सदर्न पोर्शन में और वेस्टर्न पोर्शन में फ्लरिश हुआ। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं। जो जैनिज्म है, जो जैनिज्म की फिलॉसफी है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके थॉट को कंपाइल करने के लिए एक जगह पर जैन्स इकट्ठे हुए और डिस्कशन किए। उसको काउंसिल का नाम दिया गया है। उनमें सबसे पहला जो काउंसिल है वह पाटलिपुत्र में हुआ था, लगभग 300 बीसी में। और इसको जो चेयर किए थे वे थे स्थूलभद्रा। फ्रेंड्स, इस जगह पर जैन दो सेक्ट में टूट जाता है। एक सेक्ट श्वेतांबर है, जो कि व्हाइट क्लैड को वियर करते हैं। दूसरे जो सेक्ट है वे है दिगंबर, जो स्काई क्लैड की बात करते हैं। ये जो दो सेक्ट्स हैं ये डिसअग्री होते हैं बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स पर, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग क्लॉथ। जैसे कि जो दिगंबर थे वे रिजेक्ट कर देते हैं क्लॉथिंग को, यानी दिगंबर अपने आप को कहते हैं कि ये कपड़ा को भी हम पोसेशन
नहीं कर सकते हैं, हम नॉन पोसेशन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। जबकि जो श्वेतांबर हैं वे व्हाइट क्लॉथ को पहनते हैं। फ्रेंड्स, ये थी फर्स्ट काउंसिल की कहानी। अगर हम दूसरे काउंसिल की बात करते हैं तो ये वलाभी में हुआ था, जो कि गुजरात में है, 512 एडी में। इसको कौन चेयर किया था? तो इसको जो चेयर किए थे वे थे देवर्धि शमशाना। इस वक्त जो 12 अंगज था जैन का, उसको कंपाइल किया गया था। फ्रेंड्स, जो जैन का काउंसिल है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखना है। फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र, टाइम पीरियड 300 बीसी, चेयर्ड बाई अस्तुलभाद्रा। हुआ क्या था? तो जैन दो सेक्ट में टूट गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। अगर हम दिगंबर की बात करते हैं तो ये क्लॉथिंग को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हम श्वेतांबर की बात करते हैं तो ये व्हाइट क्लॉथ को वोर करते हैं। फ्रेंड्स, जो सेकेंड काउंसिल है वो बलाभी में होता है, गुजरात में होता है, 512 एडी में। और इसको कौन चेयर करते हैं? तो इसको देवर्धि शमशाना चेयर करते हैं। और इस वक्त 12 अंगा ऑफ जैन लिटरेचर कंसोलिडेट होता है। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं। जैसे कि हमने बताया रिलीजन जैनिज्म के बारे में थोड़ी सी, अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। तो जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है वह भगवान बुद्ध के फिलॉसफी के आधार पर है। तो भगवान बुद्ध के बारे में और भगवान बुद्ध के अर्ली लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी जुटाते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर हैं। इनका जो जन्म हुआ वह 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ। और लुम्बिनी कहां है? कपिल वस्तु में है, जो कि आज के दिन का नाम है। गौतम बुद्ध के फादर का नाम सुद्धोधन था, उनके माताजी का नाम महामाया था। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो एट द एज ऑफ 16 उनका शादी हो गया और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनसे और उनके पत्नी से जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम राहुल रखा गया। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ यानी बाद के गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ दिए। फ्रेंड्स, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक टर्म है महाविनिष्क्रमण। यह टर्म जब वह अपने घर को छोड़ते हैं उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ जब अपने घर को छोड़ रहे थे तब उनका चैरियोटर चन्ना था और उनका फेवरेट हॉर्स का नाम कंथक था। एग्जाम में कभी कभी यह पूछ लेता है। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने निर्वाणा को यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन को, साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ को खत्म करने का जो ज्ञान था वो निरंजना रिवर के किनारे बोधि ट्री के नीचे गया में प्राप्त किया। आज गया को बोध गया के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। जब भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहे और सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में प्रदर्शन किया। इसको फर्स्ट सरमन के नाम से जाना जाता है। इस सरमन को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, एट द एज ऑफ 80
भगवान महाबुद्ध इस पृथ्वी से चले जाते हैं और इस इवेंट को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था, जो ज्ञान प्राप्त किया था, उन ज्ञान को भी कंपाइल किया गया, उसको बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम दिया गया है। सवाल यह उठता है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको कंपाइल किस लैंग्वेज में किया गया है, तो उस लैंग्वेज का नाम है पाली। ये भी लोकल लैंग्वेज है, ये भी लोकल लैंग्वेज है जिससे लोग आसानी से समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने 3 पिटक के बारे में बात किया है। सबसे पहला जो पिटक है वह है सुत्त पिटक, यानी सरमन्स ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्धा का सरमन यानी ज्ञान बांटना। दूसरा जो पिटक है विनय पिटक है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बुद्धिस्ट फॉलोअर। वह व्यक्ति जो बुद्धिज्म को फॉलो करेगा वह किस तरह से काम करेगा, क्या क्या करेगा, ये बातें विनय पिटक में लिखा गया है। अगर हम तीसरे पिटक की बात करते हैं तो वह है अभिधम्म पिटक, यानी फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की जो फिलोसफिकल टीचिंग है उसको इसमें कंपाइल किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं बुद्धिज्म का एक्सपेंशन, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। उससे पहले हम यह देखते हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे वे दो भाग में थे। एक थे मॉन्क्स जिनको भिक्षु कहा गया, दूसरे थे ले वर्शिपर यानी उपासक। फ्रेंड्स, जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, जो फॉलोअर्स थे, वह एक जगह मिलते थे, उसको संगाज कहा गया और यह संगाज मिल करके बुद्धिज्म की फिलॉसफी के बारे में डिस्कशन करते थे। अगर हम बात करते हैं कि इस संगा में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता था, तो इसका जवाब यह है एनी। कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट से हो इस संगा में पार्टिसिपेट कर सकता था। सिर्फ मेल ही नहीं, फीमेल भी अलाउ थी इस संगा को पार्टिसिपेट करने के लिए। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यह देखते हैं तो जो मगध के रूलर थे, कोसाल के जो रूलर थे, कौसंबिक के जो रूलर थे, वह बुद्धिज्म के तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए। फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड, उसमें हम अशोका की बात करेंगे जिन्होंने बुद्धिज्म फिलॉसफी को अपनाया, यानी इंपेरर अशोक भी बुद्धिज्म से अछूते नहीं रहे। बुद्धिज्म की प्रभाव इन पर बहुत जोरों शोरों से पड़ी और इस प्रकार से बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी है वह भारत से होकर के पूरे दुनिया में फैली। फ्रेंड्स, जैसे हमने जैनिज्म में बताया कि जो जैनिज्म की फिलॉसफी थी उसको कंपाइल किया गया और उसको स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट काउंसिल हुए, उसी प्रकार से बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफी थी उस फिलॉसफी को भी डिफरेंट काउंसिल में डिस्कस किया गया। उनमें सबसे पहला काउंसिल है राजगृह का, यानी सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ? राजगृह में हुआ। कब हुआ? 483 बीसी में हुआ। इस काउंसिल को पैट्रोनेज कौन कर रहे थे? तो उस वक्त के राजा अजात शत्रु कर रहे थे और इसका चेयर कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को, बुद्धिस्ट काउंसिल को आप स्टार लगा लें। यह आपके यूपीएससी के एग्जाम या पीएससी के एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट काउंसिल है वह कहां हुआ? राजगृह में। कब हुआ?
483 में हुआ। इसका पैट्रोनेज कौन थे? किंग अजातशत्रु। इसको चेयर कौन किए थे? महाकश्यप। अगर पहला काउंसिल हुआ तो यहां कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो यहां पर जो टीचिंग्स था बुद्धा का, उसका कंपाइलेशन हुआ, उसको एक जगह पर इकट्ठा किया गया और उसको हाथों से लिखा गया। जो मोंक आनंद थे, इन्होंने सुत्त पिटक को कंपाइल किया। सुत्त पिटक कहे तो बुद्धा यानी भगवान बुद्ध के टीचिंग को कंपाइल किया। जो मोंक उपाली थे, इन्होंने विनय पिटक को कंपाइल किया। विनय पिटक कहे तो क्या? तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फॉलोअर्स, यानी बुद्धिज्म को जो फॉलो करते हैं वो किस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं सेकेंड काउंसिल की। तो सेकेंड काउंसिल का जगह का नाम क्या है? तो वह है वैशाली। कब हुआ? तो फर्स्ट काउंसिल के 100 साल बाद हुआ, 383 बीसी में हुआ। इस वक्त कौन राजा थे? तो काल अशोक, यानी काल अशोक ने पैट्रोनोज सेकेंड काउंसिल की थी। चेयर कौन किया था? तो सवाकामी। फ्रेंड्स, इस काउंसिल में क्या हुआ? तो जो भी डिस्प्यूट्स थे सुत्त पिटक विनय पिटक के रिगार्डिंग, उस डिस्प्यूट को खत्म किया गया सेकेंड काउंसिल में। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और थर्ड काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड काउंसिल कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? 250 बीसी में हुआ। कौन पैट्रोनेज दिया? कौन सपोर्ट किया? तो उस वक्त के राजा अशोक। चेयर कौन किया? तो मुगाली पुट्टा टिस्सा। इस वक्त हुआ क्या फ्रेंड्स? तो इस वक्त अभिदम्ब पिटक का कंपाइलेशन हुआ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि पिटक 3 थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिदम्ब पिटक। जो अभिदम्ब पिटक है, यह क्या है? तो यह फिलोसफिकल एक्सपोजिशन ऑफ बुद्धिस्ट थॉट है। यानी जो भी बुद्धिस्ट फॉलोअर है, बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध का जो विचार था, उस विचार का एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं चौथे और आखिरी काउंसिल की, तो यह कश्मीर में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी, यह 72 एडी में हुई थी। इस वक्त इसको सपोर्ट करने वाले किंग कौन थे? तो वे थे कनिष्का। और इसको चेयर कौन किए थे? तो वसुमित्र। फ्रेंड्स, इस वक्त क्या हुआ? तो इस वक्त बुद्धिज्म 2 भागों में टूट गया। एक बुद्धिज्म के कोर फिलोसफी के मानने वाले और दूसरे बुद्धिज्म को नए तरीके से देखने वाले। यानी बुद्धिज्म 2 मेन ब्रांचेज में टूट गया। एक महायाना, दूसरा हीनायना। हीनायना जो था वो भगवान बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह ट्रीट कर रहा था, जबकि महायाना जो था वह भगवान बुद्ध को मूर्ति बनाकर पूजा करना चाह रहा था। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। जो महायाना बुद्धिज्म है, यह चाइना, इंडोनेशिया और साउथ एशिया में फ्लरिश हुआ। यानी भगवान बुद्ध को आइडल बना करके पूजा किए जाने लगा। कहां? चाइना, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। वहीं पे जो हीनायना है, इसका सबसेक्ट है थेरावाडा। यह श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड को स्प्रेड होता है। फ्रेंड्स, यहां पे मैप भी है। इंडिया, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान मिली थी और यहां से यह ज्ञान स्प्रेड होना शुरू हुई। तिब्बत पहुंची, तिब्बत से चाइना पहुंची और चाइना से कोरिया, जापान को पहुंची।
उसी प्रकार से श्रीलंका, श्रीलंका से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से थाईलैंड। हम आज भी देखते हैं फ्रेंड्स इन रीजन में बुद्धिज्म ट्रेडिशन को। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और अंत में यह जानते हैं कि बुद्धिज्म डिक्लाइन कैसे हुआ, किन कारणों से बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ काउंसिल हुआ था उस वक्त बुद्धिज्म दो हिस्सा में टूट गया था, महायाना और हीनयाना। जो महायाना बुद्धिज्म था वो आइडल वर्शिप यानी लार्ज व्हीकल्स की बात करता था। जो लोकल लैंग्वेज था पाली, जिसे लोग आसानी से समझ रहे थे, इसके जगह पर संस्कृत में बुक कंपाइल होने लगा। यानी लोग अब इन चीजों को कम समझने लगे, उनके पास ऐसी ज्ञान कम पहुंचने लगा। जो पुष्यमित्र शुंगा थे, उन्होंने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया, मारा। कब? सेकेंड सेंचुरी बीसी में। अगर हम बात करते हैं राइज ऑफ महायाना की, आइडल वर्शिप की, यह ज्यादा फैल गई। अगर हम आगे बात करते हैं तो हुन्स जो ट्राइब्स थे, टर्किश इन्वेजन किए और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रक्ट किए। इस प्रकार से बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ। अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो बुद्धिज्म है दो भाग में टूटा हुआ है। इन दोनों भागों के बारे में एग्जाम में कभी-कभी डिफरेंस पूछ लेता है। यानी हीनयाना और महायाना में क्या अंतर है। तो हीनयाना ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, रूढ़वादी सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे महायाना एडॉप्टेड न्यू एलिमेंट्स की बात करता है। हीनयाना यह विश्वास करता है कि भगवान बुद्ध भगवान के द्वारा एक संदेशवाहक के तौर पर आए थे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को सही रास्ते पर लाया। वहीं पर महायाना जो है, यह भगवान के द्वारा संदेशवाहक नहीं मानता है, यह बुद्ध को एक साक्षात भगवान मानता है और इनकी मूर्ति बना करके पूजा करना चाहता है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो हीनयाना आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। वहीं पर महायाना आइडल वर्शिप में विश्वास रखता है। हीनयाना का जो लैंग्वेज था वह पाली लैंग्वेज था और पाली लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज था जिसको आम आदमी समझ पा रहे थे। वहीं पर हीनयाना का जो लैंग्वेज था वह संस्कृत था और यह डिफिकल्ट था आम आदमी के पहुंच से। तो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में हीनयाना, महायाना, बुद्धिज्म का जो फॉर्म है, इसके साथ साथ जैनिज्म को पढ़ा, एक ब्रीफ डिस्कस किया। फ्रेंड्स, हम अगले लेक्चर में राइज ऑफ मगध के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। फ्रेंड्स, अगर इस लेक्चर का आप हिंदी पीडीएफ चाहते हैं, जो कि हमने इस प्रकार से बनाया है, हिंदी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में डिमांड करें, हम इसको आपको पहुंचाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। फ्रेंड्स, अगले क्लास में हम राइज ऑफ महाजनपद से भेंट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।